अस्सलाम वालेकुम। ब्लड चैप्टर के हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहले वी हैव द डायग्नोसिस ऑफ द बर्केट लिम्फोमा इज़ गिवन ऑन द बायोप्सी ऑफ एन enlarged cervical lymph node of a 10 years old boy. Which of the following statements about this disorder is correct? ठीक है, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि ट्यूमर सेल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। नहीं, बर्केट लिम्फोमा जो होता है ये इंटरमीडिएट जो सेल होता है बी सेल लिम्फोमा, बी सेल से बनता है ये। ठीक है, टी सेल से नहीं बनता। ट्यूमर मोस्ट ऑफन हैज़ एन इंडोलेंट क्लिनिकल कोर्स। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इंडोलेंट मोस्ट ऑफन नहीं होता। उसके बाद अमेरिकन फॉर्म इज़ द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड। नहीं, आपको पता है कि ये ज़्यादातर जो है बच्चों को एक तो इन्वॉल्व करता है पहली बात, और दूसरा ये कि अफ्रीकन। ठीक है, अफ्रीकन, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि 10 years old बॉय है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो होता है ना ये अफ्रीकन लोगों के अंदर होता है। ठीक है, डिसऑर्डर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सब टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। नहीं, ये किसकी टाइप होती है? नॉन हॉजकिन्स की होती है। ठीक है, जो नॉन हॉजकिन्स की टाइप्स होती हैं वो आगे से बी और टी सेल्स की होती हैं। हॉजकिन में तो बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टी सेल्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो नॉन हॉजकिन्स होते हैं उसके अंदर आगे आपके पास स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है बी सेल्स के। ठीक है, तो उसमें जो इंटरमीडिएट होता है बी सेल्स वाला नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा में, उसकी कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं द मोस्ट कॉमन जो हमारे पास चेंज आता है वो ट्रांसलोकेशन होती है 8 और 14 के दरमियान में विद इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ सी मैक। ठीक है, MYC। तो हमने इसका बर्केट लिम्फोमा पढ़ते हुए इसका एक निमोनिक याद किया था कि एक हमारे पास अफ्रीकन बॉय है, उसने माइक पकड़ा हुआ है। ठीक है, जॉ के इर्द गिर्द उसको जो है वो स्वेलिंग हुई हुई थी लिम्फ नोड वाली, और उसने हमने ये कहा था कि उसको माइक पकड़ा हुआ है, और दैट माइक इज़ लाइक दिस। ठीक है, 8, तो 8 है, और दूसरा हमारे पास जो है वो होता ही 14 है। ठीक है, 14 क्रोमोसोम पे इम्यूनोग्लोबुलिन की जीन होती है, और जो MYC जीन होती है वो हमारे 8 क्रोमोसोम पे होती है। तो 8 और 14 के दरमियान में जो ट्रांसलोकेशन होती है कि 8 वाले क्रोमोसोम से MYC जीन जो होती है वो 14 क्रोमोसोम पे चली जाती है, और फिर वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा सेल्स की। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इट विल बी द ई आंसर। फिर आता है 10 years old बॉय प्रेजेंटेड विद अ पर्परा एंड एपिस्टेक्सिस। ठीक है, पर्परा मीन्स उसकी जो स्किन है उसके ऊपर जो है वो पर्परा हुआ है, पर्पल कलर हुई हुई है उसकी स्किन डॉट्स की फॉर्म में। ठीक है, एंड एपिस्टेक्सिस, और उसकी नाक में से भी ब्लड आ रहा है। ठीक है, हिज WBC काउंट वॉज 6700, HP लेवल वॉज 12, प्लेटलेट्स 20,000, हिज बोन मैरो एस्पिरेट शोज इंक्रीज नंबर ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स मीन्स दीज आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द प्लेटलेट्स। ओके, नो एटिपिकल और एबनॉर्मल सेल्स वर सीन। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि कोई एबनॉर्मल सेल्स नहीं है, कोई एटिपिकल सेल्स नहीं है, मीन्स देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है। ठीक है, सो हम ट्यूमर की तरफ जाएंगे नहीं, हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर पर्परा हो गया और हमारी जो ब्लड है वो नोज़ में से बाहर आना शुरू हो गया, एपिस्टेक्सिस होना शुरू हो गई। ठीक है, और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ होती है? इडियोपैथिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। ठीक है, तो इसके लिए ना हम आपकी पैथोमा से ही इसको करते हैं। ठीक है, तो इडियोपैथिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर्परा जो है, इसके बारे में ना आपके पास पेज नंबर लिखा हुआ है 32 पे ना पैथोमा के ऊपर। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर्परा जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा क्या होता है ना, तो उसमें उन्होंने बताया ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है ऑफ IgG अगेंस्ट द प्लेटलेट्स एंटीजन GP2B3A। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो इसकी ये बच्चों में होती है, एडल्ट्स में होती है, और ये जो है स्प्लीन में होते हैं सारे ऑटो एंटीबॉडीज़। और जो है इसकी 2 फॉर्म्स होती है, एक्यूट और क्रोनिक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि वी हैव, सबसे पहले हमारा जो है ना एक प्राइमरी क्लॉट बनता है। ठीक है, सबसे पहला एक क्लॉट बनता है। ठीक है,
जैसे ब्लीडिंग हमारी बॉडी में होती है तो सबसे पहले तो हमारी वेसल कंस्ट्रक्ट करती है ना उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसके बाद वो एंडोथेलिन रिलीज़ करती है कुछ इस तरह से, मतलब एंडोथेलिन की वजह से वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और इस तरह से सारा कुछ, ठीक है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ना, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे लाइक दिस इज़ द ब्लीडिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, सॉरी, ये इस तरह से दिस इज़ अ ब्लीडिंग पॉइंट, यहाँ से जो है ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले वी हैव द यहाँ से बहुत से MCQs बनते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखना है, ठीक। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो होती है कोलेजिन, ठीक है। यहाँ पे कोलेजिन होती है, ठीक है। तो उसका नाम होता है सब एंडोथीलियल कोलेजिन, ठीक है, सब एंडोथीलियल कोलेजिन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सब एंडोथीलियल कोलेजिन होती है ना, इसके साथ आके अटैच हो जाता है हमारा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ठीक है। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जब अटैच हो जाता है तो उसके साथ हमारी एक चेन बन जाती है प्लेटलेट की, ठीक है। प्लेटलेट आके अटैच हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास होता है ना, प्लेटलेट और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के दरमियान में जो लिंकेज होता है डेट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन 1B, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन 1B होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये आगे से जो है ADP रिलीज़ करते हैं, इनके ग्रैन्यूल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, उसमें से ग्रैन्यूल्स में से ADP निकल जाता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 निकल जाता है, ठीक है। और क्या होता है फिर, तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये जो है उसमें से ये निकलता है ना, तो फिर क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, इन दोनों की वजह से, थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP की वजह से, ADP जो होता है ये अपने ही रिसेप्टर के ऊपर यहाँ पे काम करता है, उसकी वजह से क्या होता है दूसरे प्लेटलेट्स वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जब दूसरे प्लेटलेट्स वहाँ पे आ जाते हैं तो ये दोनों प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ जिस रिसेप्टर के थ्रू, जिस कनेक्शन के थ्रू जुड़ेंगे ना, वो होगा ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, ठीक है, 2B3A। पहले 1B था, अब 2B3A है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वहाँ से ब्लीडिंग पॉइंट हुआ, जैसे ही ब्लीडिंग हुई सब एंडोथेलियल के कोलेजन जो एक्सप्रेस हुआ उसने वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को एक्सप्रेस किया, वहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन 1B के थ्रू प्लेटलेट्स के साथ एडहियर हो गई। उसके बाद प्लेटलेट्स ने ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ किया, ADP ने अपने ही रिसेप्टर के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से दूसरे प्लेटलेट्स भी वहाँ पर आना शुरू हो गए। अल्टीमेटली ये जो कनेक्शन होता जाता है प्लेटलेट्स का एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो होता जाता है, ठीक है, थ्रू द ये इसको मतलब फाइब्रिनोजिन के थ्रू, और जो रिसेप्टर होता है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है एक मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू वहाँ पे प्राइमरी जो है ना हीमोस्टेसिस होती है, प्राइमरी क्लॉट बनता है, ठीक है। तो अब उन्होंने ये कहा है कि आपको ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A की बात कर रहे हैं वो, तो ये जब इस ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी बन जाएगी ना, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बन जाएगी, तो उस एंटीबॉडी की वजह से वो मैक्रोफेजेस वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। वो मैक्रोफेजेस आके वो एंटीबॉडीज़ के साथ जब अटैच होंगे खाना शुरू कर देंगे सारा, तो ये क्लॉट नहीं बनेगा ना। तो ये जो ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटिनिक पर्पड़ा होता है, इसमें होता क्या है कि ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है इस रिसेप्टर के अगेंस्ट, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको प्लेटलेट्स जो होते हैं उनके ये खाना शुरू कर देते हैं, प्लेटलेट्स जो है मैक्रोफेजेस, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से। फिर जो है इसकी एक्यूट फॉर्म्स होती हैं, क्रोनिक फॉर्म्स होती हैं। एक्यूट जो होती है वो चिल्ड्रन में होती है, वायरल इन्फेक्शन के बाद होती है, और जो क्रोनिक फॉर्म होती है वो वुमेन में ज़्यादातर होती है चाइल्ड बियरिंग एज की वजह से, और SLE के लोगों में कॉमन होती है, ठीक है। इसमें फिर क्या होगा, लैब फाइंडिंग्स में कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो बोन मैरो कहेगी कि मैं थोड़े से मेगा कैरियोसाइट्स बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें PT और PTT जो होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि PT और PTT तब हमारा एबनॉर्मल होगा या तब राइज़ करेगा जब हमारा एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक पैथवे जो इसके बाद एक्टिवेट होता है, जो एक्चुअली ये फिब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। आपको पता है ये प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ फिब्रिनोजिन के साथ कनेक्टेड है, तो वो जो होता है वो फिब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पैथवे जिसकी वजह से ये मजबूत होता है ना। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पैथवे क्योंकि अभी यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है ना, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पैथवे जो हैं वो इसके बाद आएंगे, ठीक है, उनमें कोई खराबी नहीं है, खराबी यहाँ इस लेवल पे है, प्राइमरी साइड पे है, तो वो तो अपना काम ठीक कर रहे होंगे, इस वजह से वहाँ पे जो है PT और PTT जो है वो इलोंगेट नहीं होंगे, ठीक है, वो मतलब उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों में हमें प्लेटलेट्स बिल्कुल कम मिलेंगे, मेगा कैरियोसाइट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है।
और जो पीटी और पीटीटी होंगे वो नॉर्मल होंगे। फिर हम इन लोगों की जो है स्टेरॉइड्स वगैरह के साथ जो है स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं और इस तरह से हम जो है ना इनकी ट्रीटमेंट करते होते हैं। सो ये आपका था। तो अब आपको समझ आई होगी कि उसको जो है ये पर्परा हो रहा है, एपिस्टेक्सिस हो रही है, ठीक है। और ये सुपरफिशियल ब्लीडिंग जब भी हो तो इससे हमें पता चलता है कि प्लेटलेट्स में कोई खराबी आई हुई है, ठीक है, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। और बाकी वही है कि उसके हमें मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा मिल रहे हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। तो मेगाकैरियोसाइट्स की किसी कैंसर की वजह से ज़्यादा नहीं हुए, वो इस वजह से ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि ऑटोइम्यूनिटी की वजह से प्लेटलेट्स खाए जा रहे हैं और प्लेटलेट्स ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा बना रही है और उसके रिज़ल्ट में ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इडियोपैथिक इम्यून या फिर इम्यून जो है ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा होगा, ठीक है। तो बाकी जो है ये लिम्फोमा भी नहीं होगा, AML भी नहीं होगा, जो है ALL भी नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक हो गया। तो दूसरा आता है ये जो इन्होंने लिखा हुआ है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। तो इसके बारे में भी अगर हम इसको भी अगर DD बनाना चाहें तो वो इस तरह से कि आपकी नेक्स्ट पे ही लिखा हुआ है 32 पेज पे कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा होता है ना, वो इस वजह से होता है कि अगर मैंने आपको दोबारा से तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन वो जो सारा एक बन जाता है ना प्राइमरी क्लॉट, ठीक है, जो प्लेटलेट्स वगैरह की एडहेजन की वजह से बन रहा था, उसको फिर डिसलॉज करने के लिए ना वहाँ पे एक आता है, एक हम कह सकते हैं मेटालोप्रोटीनेजेस होते हैं, या एडम T13 होता है, एडम T13 होता है, एडम T13, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना एक कटर आता है जिसने क्या करना होता है, वो जो वॉन विलिब्रियन फैक्टर की एक एडहेजन हुई होती है ना सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ, उसको काट देना होता है, जिससे वो ये होता है कि जो क्लॉट बन रहा होता है ना वो नहीं बनता, ठीक है। तो वो जो क्लॉट नहीं बनता ना, उसको काटने की वजह से अब क्लॉट रुक गया, अब नहीं बनने वाला, अब दोबारा से आगे नहीं प्रोसीड करने वाला। तो उसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा में हमारे पास वो जो एडम 13 होता है वो डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से वो क्लॉट जो है वो उधर ही रहता है, ठीक है, और बनता जाता है बनता जाता है बनता जाता है। फिर इतने ज़्यादा जब क्लॉट्स बन जाते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर जो है एबनॉर्मल प्लेटलेट एडहेजन होती है और उसकी वजह से छोटे छोटे थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये एक्चुअली था कि उसमें हमारे पास माइक्रोथ्रोम्बाई इस वजह से बन रहे होंगे कि प्लेटलेट्स एबनॉर्मली एडहेजन करे होंगे, उसमें कोई मेगाकैरियोसाइट्स इंक्रीज़ नहीं हुए होते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिव्यू था कि हम इसको एक्सक्लूड कैसे कर रहे हैं। स्टेजिंग सिस्टम ऑफ द हॉजकिन लिम्फोमा इज़, अब जो स्टेजिंग सिस्टम है हॉजकिन लिम्फोमा की वो कौन सी होती है, एन आर्बर स्टेजिंग सिस्टम उसको कहते हैं। तो ये जो आपने पेज नंबर 476 है आपकी रॉबिन्स का, उसमें इन्होंने टेबल बनाया हुआ है जो कि स्टेजिंग है आपकी और SEQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरह से हम स्टेजिंग करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा की और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की। तो उसका नाम क्या है, एन आर्बर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये तो वैसे आपको नाम पूछा हुआ है बस उन्होंने। उसके बाद ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस जो हैं ये किस में एलिवेट होते हैं, ठीक है, मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको किस में जो है ना एलिवेटेड मिलेंगे, ये उन्होंने पूछा हुआ है। अब इसके लिए जो आपके पास है ना पेज नंबर 58 आपकी पैथोमा का, उन्होंने ना इसमें डिफरेंशिएटिंग चीज़ें बताई हुई हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में और माइलॉइड ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें की चीज़ ये है ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन, तो इसमें हमने डिस्टिंग्विश किया था अपने ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन से, ठीक है। ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन में क्या होता है कि आपके जो किसी भी इन्फेक्शन में WBC जो है नॉर्मली ज़्यादा हो जाते हैं, कैंसर टाइप कुछ भी नहीं है ये ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन हुआ उसके रिजल्ट में WBC ज़्यादा हो जाते हैं, उसको हम ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को CML को जो है डिस्टिंग्विश किया हुआ है आपके ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन से। वो ये कह रहे हैं कि जो ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन होता है उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा होता है और जो हमारे पास CML होता है उसमें बेसोफिल ज़्यादा होते हैं, उसमें जो है 922 की ट्रांसलोकेशन हुई होती है जो कि ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन में नहीं होती। तो ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन में ही आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो एलिवेट हुआ होता है, इसी से आप डिस्टिंग्विश करते हो कि पेशेंट को CML है या ल्यूकेमॉइड डायरेक्शन है, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। उसके बाद एनीमिया ड्यू टू एक्यूट ब्लड लॉस, किसी का ब्लड लॉस हो गया है तो उसके जो सेल्स होंगे वो नॉर्मल होंगे लेकिन एनीमिया हुआ होगा उसको, मतलब कि उसके सेल्स का कलर भी बिल्कुल ठीक होगा और उसके जो सेल्स के जो साइज़ होगा वो भी ठीक होगा, क्योंकि बस ब्लड लॉस हुआ है, एक्यूट हुआ है, क्रोनिक नहीं है। क्रोनिक हुआ हो तो फिर वो हम कह सकते हैं कि उसको आयरन डेफिशिएंसी हो जाए और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हो जाए, लेकिन अभी सिर्फ ब्लड लॉस हुआ है इसलिए सेल्स के साइज़ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके कलर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दैट विल बी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। Presence of which of the given serological markers in the blood parallels to that of the HBV DNA।
तो इसमें दरअसल वो ये पूछ रहे हैं कि हम दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे। जब भी हम किसी का ब्लड टेस्ट करते हैं और हमें उसके ब्लड के अंदर जो है हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए मिल जाता है, इसका मतलब कि उसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो है और रेप्लिकेट कर रहा है, अपनी फैमिली बना रहा है, ठीक है। तो जो सरफेस एंटीजन होती है वो तो हमारी इसके साथ नहीं रिजेंबल करती, और जो कोर एंटीबॉडी होती है वो भी नहीं करती, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं करेंगी ना। मतलब कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि HBV डीएनए जो है इट इज़ एक्चुअली रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन, कि वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। HBV डीएनए आपको ये बताता है, ठीक है। और जो आपकी होती है HBE एंटीजन, वो भी आपको यही बता रही होती है कि वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, और इन्फेक्शन करवा रहा है, दूसरों तक ये ट्रांसमिट हो सकता है, इन्फेक्टिविटी है, उसकी रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। Which of the following is primary risk to thalassemia major patients who are on the high transfusion program? तो ये हमने डिस्कस किया था कि जो हीमोक्रोमेटोसिस में भी, कि हीमोक्रोमेटोसिस में हमारी बॉडी में आयरन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स में ड्यू टू आयरन ओवरलोड, ठीक है। और जो हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स को इतने ज़्यादा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दे रहे होते हैं, उसके रिजल्ट में यही होता है कि उनकी बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स। An elderly man presents with a generalized lymphadenopathy and hepatosplenomegaly of more than 6 months duration, ठीक है। His TLC runs high but peripheral blood smear shows predominance of the mature looking lymphocytes। तो इसमें से क्या होगा फिर, ठीक है, मेच्योर लुकिंग है, ठीक है, मेच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट्स हैं। मतलब आपका अगर हम लिम्फोसाइट्स की कैटेगरी में जाएं तो स्टेम सेल्स होते हैं, उन्होंने दो हमारे पास पैथवेज देने होते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड वाली कैटेगरी में जाते हैं। लिम्फॉइड में फिर आगे से दो तरह के आ जाते हैं, बी वाले आ जाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। और वो मेच्योर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेच्योर जो हमारे हैं उनकी बात की जा रही है। तो वो मेच्योर जो है या तो बी हो सकते हैं या वो टी हो सकते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर हो सकते हैं या बी लिम्फोसाइट्स मेच्योर हो सकते हैं। तो एल्डरली मैन है, मतलब कि थोड़ा सा बूढ़ा बंदा है, ठीक है, प्रेजेंट्स विद अ जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, उसकी पूरी बॉडी में जो है लिम्फेडिनोपैथी हुई है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हुई हुई है और 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। मीन्स दैट इट इज़ नॉट एक्यूट, इट इज़ क्रोनिक, ठीक है। और TLC पे जो है runs high but peripheral blood smear shows predominance of mature looking lymphocytes, ठीक है। तो mature looking lymphocytes अब आपने बताने हैं कि क्रोनिक में कौन से होंगे। एक्यूट तो हम बिल्कुल कैटेगरी को हम बाहर निकालेंगे ना, एक्यूट को तो बाहर निकालो, ठीक है, एक्यूट को तो हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास बर्केट्स लिम्फोमा रह गया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया रह गया और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया रह गया। माइलॉइड में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये हमारी लिम्फोसाइट्स वाली कैटेगरी है, ये माइलॉइड वाली साइड है ही नहीं है, ठीक है। अब रह गया कि बर्केट्स लिम्फोमा है या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये पता नहीं क्या है। लेकिन बर्केट जो होता है, आपको पता है कि बर्केट जो होता है ना, बर्केट लिम्फोमा, उसके बारे में आपको अगर पता हो तो वो भी आपकी जो है ज़्यादातर जो है वो चिल्ड्रन या यंग अडल्ट्स में होता है, ठीक है। बर्केट लिम्फोमा जो होता है चिल्ड्रन या यंग अडल्ट्स में जो है वो होता है और अफ्रीकन्स में ज़्यादा होता है और इस तरह से ना, मतलब उनके साथ इतना एग्जाम्पल नहीं कर रहा। अब रह गया हमारा क्या, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो ये क्रोनिक लिम्फोसाइटिक इसलिए है, सबसे पहले तो ये कि क्रोनिक है, ठीक है, मतलब कि बहुत अरसे से चल रहा है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें जो है हमारे मिच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, और लिम्फेडिनोपैथी भी है पेशेंट को और साथ में उसको हाइपर स्प्लीनोमेगैली भी उसकी इनलार्ज हुई हुई है, सारा कुछ, ठीक है। तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, आपके क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में चला जाएगा, ठीक है। एल्डरली पर्सन है। जो उसके बाद आता है we have the cells of the CLL are morphologically identical to those of, ठीक है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया अभी हमने जो देखा उसमें जो सेल्स होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया इज़ एक्चुअली द बी लिम्फोसाइट्स, जिसमें ज़्यादा होते हैं आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में होते ही आपके जो मेच्योर और नए बी सेल्स होते हैं, नए नए बन के आए होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमने बताना है कि वो किससे आइडेंटिकल होंगे ना, तो वो हमारे जो हैं किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो किससे रिजेंबल कर रहे होते हैं, वो स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो हमने जो है फिर इनको दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज़ के जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है उसमें हमें क्या मिलते हैं, उसमें हमें स्मज सेल्स मिलते हैं, उसमें हमें प्रोलिफरेटिव जोन्स मिलते हैं, जो कि हमें स्मॉल लिम्फोसाइटिक जो लिम्फोमा होता है उसमें भी हमारे बी सेल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन हमने डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कि जो CLL होता है उसमें पेशेंट को प्रोलिफरेटिव जोन्स में मिल रहे होते हैं, हमें स्मज सेल्स मिल रहे होते हैं, जबकि स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा में जस्ट आपको स्मॉल बी लिम्फोसाइट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, यही डिफरेंस होता है, स्मॉल बी लिम्फोसाइट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने जो एक्चुअली ये स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा जो होता है ना, ये आपके नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा की टाइप होती है, ठीक है। नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा की ये टाइप होती है, जो है आपकी स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, जिसमें वी हैव द फॉलिकुलर लिम्फोमा, वी हैव द मेंटल सेल लिम्फोमा, वी हैव द मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ये सारे स्मॉल कैटेगरी में आ रहे होते हैं और इसमें भी आपको बी सेल्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है which of the following is generally related to pancytopenia। तो pancytopenia means you don't have any kind of RBCs, WBCs, platelets, सारे कम हुए हैं। तो किस में होते हैं? aplastic anemia में। aplastic anemia means your bone marrow is just मतलब कि it is not able to make the ब्लड सेल्स, सारे के सारे ब्लड सेल्स ख़राब हैं बिकॉज ऑफ द बोन मैरो डिफेक्ट। उसके स्टेम सेल्स में प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी ड्रग की वजह से, कोई ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई भी रेडिएशंस की वजह से हमारी बोन मैरो ख़राब हो गई है, ठीक है। इट कैन नो लॉन्गर मेक एनी काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया हो जाता है एप्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। फिर होता है 60 years ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद स्प्लिनोमेगैली हुआ हुआ उसको, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशंस में हमें एलिवेटेड RBCs मिले हैं, मॉडरेट इंक्रीज इन ग्रैनुलोसाइट्स भी मिले हैं, प्लेटलेट्स भी हमें राइज मिले हैं, ESR जो है वो कम हुआ हुआ है थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिसऑर्डर, ठीक है। तो अब उसकी क्या होगी? मोस्ट ऑफन सेकेंडरी टू हाइपोक्सिया। सबसे पहले तो देखें कि उसको स्प्लिनोमेगैली हुई है, ठीक है। उसके ग्रैनुलोसाइट्स भी ज़्यादा हुए हैं, उसके प्लेटलेट्स भी थोड़े से ज़्यादा हुए हैं, ESR उसका थोड़ा सा कम हो गया है और उसके RBCs जो हैं वो एलिवेटेड हैं, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है? मोस्ट ऑफन सेकेंडरी टू हाइपोक्सिया, ठीक है। ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि RBCs इसलिए ज़्यादा हो गए हैं बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया, और एरिथ्रोपोइटिन फिर ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम आगे देखते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में ऐसा कुछ था नहीं था। इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिन कंसंट्रेशन, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यूजुअल टर्मिनेशन इन द क्रोनिक माइलोजीनियस लिम्फोमा ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया, ठीक है। अब ये कौन सा ल्यूकीमिया